हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए व्हाट इज सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में ये होता है कि ग्लूकोज जो होता है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्ट किस में होता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में। लेकिन ये प्रोसेस इतना आसान नहीं होता, ठीक है, जितना नजर आ रहा है यहाँ पे आपको। इसमें होता क्या है कि आपका सबसे पहले ग्लूकोज क्या बनता है, ग्लूकोज सबसे पहले आपके साइटोसोल में होता है, ठीक है। कहाँ होता है, साइटोसोल में। अब क्या होना है कि ग्लूकोज ने पहले क्या करना है, कौन सा प्रोसेस करना है, ग्लाइकोलिसिस का, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस के रिएक्शन में, इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस जो कि साइटोसोल में हो रहा है, क्या बन रही है, NADH भी बन रही है, ठीक है, और ATP भी बन रही है, ठीक है। उसके बाद ग्लाइकोलिसिस के बाद क्या होना है, क्रेब्स साइकिल, ठीक है। पायरुविक एसिड बना ना यहाँ पे, ग्लाइकोलिसिस के बाद बनता है पायरुविक एसिड, ठीक है। पायरुविक एसिड जाके क्रेब साइकिल में एंटर हो जाता है। और अब जब हम क्रेब साइकिल की बात करेंगे, ठीक है, उसमें क्या होता है कि एक मिनट, ये क्रेब साइकिल में हमारे पास आउटपुट क्या निकलता है, ये हम आगे सारा कुछ पढ़ेंगे। जस्ट मैं इतना बता रही हूँ कि पहले ग्लूकोज क्या करता है, ग्लाइकोलिसिस करता है इन द साइटोसोल, ठीक है, नॉट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। उसके नतीजे में भी NADH एक बनी है। और ये क्रेब साइकिल जो हो रहा है, इसमें भी आपकी NADH भी बननी है, ठीक है, और आपकी FADH भी बननी है, ठीक है। और ये प्रोसेस हो कहाँ रहा है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर, विद इन द मैट्रिक्स, ठीक है। अब क्रेब साइकिल के बाद जो है वो इसमें ये सब कुछ बन गया और आपका जो ग्लूकोज है वो मेटाबोलाइज हो गया। अब इस प्रोसेस ग्लूकोज की मेटाबॉलिज्म इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम कहते हैं कि ये इसकी सेलुलर रेस्पिरेशन है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन तब तक हमें एनर्जी नहीं दे सकती, हम कहते हैं ना ग्लूकोज एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। उसने हमें प्रोडक्ट्स क्या दिए हैं, NADH दिया है, ठीक है, और FADH2 दिया है। हाँ जी, देखें, अब ये दो प्रोडक्ट्स दिए इन्होंने, लेकिन इन प्रोडक्ट्स का उस वक्त तक कोई फायदा नहीं है जब तक ये ATP ना बना दें, ठीक है। और ATP ये कब बनाएंगे, इनको ATP बनाने के लिए पहले कहाँ पे एंट्री मारनी पड़ेगी, इनको पहले एंट्री मारनी पड़ेगी इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बाद ATPase एंजाइम के जरिए, वही वाला काम, फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ना। अब इन्होंने ETC के जरिए हाइड्रोजन आयन बाहर निकालने हैं, वही हाइड्रोजन आयन फिर ATPase के जरिए अंदर जाएंगे और क्या जनरेट होगी, फिर ATP जाके जनरेट होगी, ठीक है, डायरेक्टली ये नहीं कर सकते। अब इन्होंने जो बात की, इन्होंने कहा है कि डिपेंडेंसी ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन ऑन एबिलिटी टू फॉस्फोराइलेट ADP2 इनटू ATP। देखो, ये अब आपकी सेलुलर रेस्पिरेशन जो थी, ठीक है, ये डिपेंड किस पे कर रही है, आपके इस फॉस्फोराइलेटिव मैकेनिज्म के ऊपर फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है, कि ये तब तक अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज में नहीं ला सकता, एनर्जी के तौर पे यूटिलाइज नहीं कर सकता जब तक वो ATP नहीं बन जाती। तो इस डिपेंडेंसी को हम कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी कंट्रोल। और ये किस वजह से हो रहा है कि सारे ये मैकेनिज्म एक दूसरे के साथ इतने टाइटली कपल्ड हो चुके हैं कि एक के ऊपर अफेक्ट अगर पड़ता है ना तो बाकी दोनों भी अफेक्ट होते हैं, ठीक है। अब देखो, अगर यहाँ पे हम ATP फॉर्मेशन नहीं हो रही तो क्या होगा कि जैसे ओलिगोमाइसिन की हम बात करें, ओलिगोमाइसिन ने ATPase एंजाइम के एक्शन को ही रोक दिया, ठीक है, ATP तो नहीं बन रही। और उसकी वजह से मैंने कहा था ETC पे क्या इफेक्ट पड़ा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ही स्टॉप कर गई है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ही स्टॉप कर गई है तो आपके ये NADH FADH वगैरह जो थे, इन बेचारों का फिर क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं। जब तक ये ATP ही नहीं बनाएंगे तो इनका फायदा ही कोई नहीं है। और हमारे ग्लूकोज तोड़ने का, सेलुलर रेस्पिरेशन का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, ठीक है। इनकी कपलिंग होती है आपस में, टाइट कपलिंग कहते हैं, ये सारे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं। ये आगे आप पूरा वो पढ़ेंगे ना, क्या कहते हैं, इनके मेटाबॉलिज्म, उसमें हम डिटेल्स में जाएंगे। अभी तक के लिए ये इतना काफी है, ठीक है। और एक बात जो कल के लेक्चर वाले में से क्लियर करने वाली थी, वो मैंने आपको इसलिए नहीं बताई क्योंकि दो बातें सुन के ना आप कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा, एक बात थी, ये देखो कि हमने अपनी बुक में ये पढ़ा है, ठीक है,
ये देखो, ये चीज हमने बुक में पढ़ी है कि आपका कॉम्प्लेक्स 1 जो होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 3, ठीक है, कॉम्प्लेक्स 4 और ये कोएंजाइम Q, अगर NADH से हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है, NADH इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, उस केस में क्या होता है, पहले तो गुजरते हैं इलेक्ट्रॉन किससे, आपके 1 से, कॉम्प्लेक्स 1 से। कॉम्प्लेक्स 1 से जब गुजरेगा तो कितने हाइड्रोजन आयन बाहर आएंगे, 4, ठीक है। और जब फिर कोएंजाइम Q के पास जाएगा, कोएंजाइम Q से उसने 3 के पास आना है, 3 के पास आया तो कितने निकले बाहर, 4, ठीक है। अब 3 से होता 4 के पास गया, 4 के बाद उसने ऑक्सीजन के साथ मिलके वाटर बना दिया, ठीक है। अच्छा, 4 के पास जब गया तब कितने निकले, 2 हाइड्रोजन आयन। टोटल हमने इसका काउंट किया था कि 10 होते हैं इन केस ऑफ अगर NAD से इलेक्ट्रॉन आए हैं, ठीक है, उस केस में। लेकिन हमने FAD वाले का जिक्र ही नहीं किया, ठीक हो गया। अब हम बात करेंगे FAD वाले की, ठीक है। अब देखो मेरे साथ जरा गौर करना इस चीज पे कि देखो ये वही आपके पास मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब हम कॉम्प्लेक्स 1 नहीं बना रहे क्योंकि FAD के केस में कॉम्प्लेक्स 1 का काम ही कोई नहीं है। कौन सा कॉम्प्लेक्स है, 2 वाला। 2 से आगे कहाँ जाने हैं, कोएंजाइम Q के पास, कोएंजाइम Q से 3 के पास, 3 से कहाँ, 4 के पास, ठीक है। 1 का हमने जिक्र ही नहीं करना। और आपका FAD कहाँ होता है, इसके अंदर ही डिपॉजिट होता है, ठीक है। आपके FAD इसके अंदर होता है, FADH2 बन जाता है जब सक्सिनेट फ्यूमारेट में कन्वर्ट होता है, आपको पता है। अच्छा, अब ये FAD जो होता है ना, वो आपके कॉम्प्लेक्स 2 का ही पार्ट होता है। अब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इतने एनर्जी रिच नहीं होते कि वो ये जो आपका दूसरा कॉम्प्लेक्स है, इसको आप इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी कह सकते हो या ये भी कह सकते हो, यहाँ के पे जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं उस वक्त उनके पास इतनी नहीं थी कि वो इस कॉम्प्लेक्स के अगेंस्ट किसी हाइड्रोजन आयन को पंप कर सके। तो इसके अक्रॉस जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे FADH वाले तो कोई एनर्जी जनरेट हाइड्रोजन आयन बाहर नहीं आएंगे। लेकिन 2 से जब कोएंजाइम Q के पास गए इलेक्ट्रॉन, फिर 3 के पास गए तो कितने आए 3 से बाहर, 4, वही 4, ठीक है। 4 के पास गए तो वही 2 बाहर आए, ठीक है। अब टोटल इन केस ऑफ FADH से जब FAD ने जब अपने इलेक्ट्रॉन दिए तो उस केस में कितने हाइड्रोजन बाहर आए, सिर्फ 6, ठीक है। जबकि NADH ने कितने दिए थे, 10। 4 हाइड्रोजन आयंस का डिफरेंस आ रहा है और ये डिफरेंस किस चीज को अफेक्ट करेगा, अब हम वो देखने जा रहे हैं, ठीक है। ये तो हमें पता लग गया कि इन केस ऑफ NADH अगर अपने इलेक्ट्रॉन देता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में तो उसने कितने हाइड्रोजन आयन बाहर निकालने हैं, 10, ठीक है। FAD ने कितने निकालने हैं, 6। फर्क तो आ गया ना। अब देखो NAD वाले भी लिख लेते हैं, NADH वाले भी कितने निकाले थे, 10, ठीक है, 10 H पॉजिटिव। अच्छा, और FAD ने 2 ने, इसने भी आपके 6 हाइड्रोजन बाहर निकाले। अब होता क्या है कि आपकी बुक ये कहती है कि ये जो 10 निकाले थे ना, ये आपके उधर क्या कहते हैं ATPase वाला जो आपका 5th कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, उसमें एंटर होते हैं। वहां जाके सी रिंग उसका घूमता है और जो आपके बीटा सब यूनिट है उसके F1 डोमेन के वो एक्टिव होते हैं और 3 ATP बनाते हैं। लेकिन मॉडर्न स्टडीज इस चीज को डिनाई करती है, ठीक है। क्यों डिनाई करती है वो मैं आपको बताने लगी हूँ अभी। आपकी बुक में ये कॉन्सेप्ट था कि ये 10 जब इसके क्रॉस मूव करते हैं तो 3 ATPs बनते हैं। लेकिन जो मॉडर्न स्टडीज आई, मॉडर्न बुक्स हैं जो, एक मिनट, वो ये कहती हैं कि ये आपकी मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसके अक्रॉस यहाँ पे आपके समझे NADH ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए थे और यहाँ पे आपके पास 10H पॉजिटिव इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। ये आपका ATPase है। मॉडर्न स्टडीज ये कह रही हैं कि जब इस ATPase के अलोंग 4H पॉजिटिव मूव करते हैं, ठीक है, तब एक ATP बनती है।
एक एटीपी कब बनती है? जब 4 मूव करते हैं एक एटीपी बनेगी। लेकिन अब इसने तो निकाले हैं 10, तो 10 के बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं? 10 की बेसिस पे हम, एक मिनट देखो, 4 हाइड्रोजन आयन अगर इसमें से पास कर जाएंगे इन 10 में से, तो एक एटीपी बनेगी। ठीक है, मॉडर्न स्टडीज ने वो बीटा सब यूनिट वाले कॉन्सेप्ट को नहीं बताया। मॉडर्न स्टडीज ये कहती हैं 4 हाइड्रोजन मूव करेंगे तो एक एटीपी बनेगी, और अगर यहाँ 10 H पॉजिटिव है तो उन्होंने एक एस्टिमेशन निकाला कि 4 जाएंगे तो एक एटीपी बन रही है, 8 जाएंगे तो 2 एटीपीज बन रही हैं, और अगर 10 की अगर हम बात करें तो एक NADH से कितने एटीपीज बनने चाहिए? एक NADH से हमारे पास 2.5 एटीपीज बनने चाहिए। ठीक है, इसीलिए आप नेट पे सर्च करोगे, हार्पर में देखोगे, हार्पर में भी यही लिखा हुआ है कि एक NADH जो है वो 2.5 एटीपी देता है, क्योंकि मॉडर्न स्टडीज यही कहती हैं। लेकिन आपकी बुक के थोड़ी इस चीज में जो है ना लैग कर रही है कि इसके अंदर 3 एटीपीज की बात की हुई है कि NADH 3 एटीपीज देती है। शायद वो अप्रोक्सीमेट करके कह रहे हो, लेकिन मॉडर्न स्टडीज यही कहती हैं कि ये 2.5 एटीपीज देते हैं। ठीक है, और इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम FADH पे अप्लाई करें, ठीक है, तो देखो ये आपका वही एटीपेज है। अब FAD ने क्या किया था? FADH ने, उसका हमने जिक्र कर लिया। FADH2 ने कितने हाइड्रोजन आयन निकाले? 6। ठीक है, अब 4 इसमें से जब पास करेंगे 4 हाइड्रोजन, तब एक एटीपी बननी है, और अगर 6 पास करें तो कितनी बनेगी? 1.5 एटीपी बनाता है एक FADH2। ठीक है, अब ये बात याद रखनी है कि एक NADH कितनी एटीपीज बना सकता है? 2.5। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक NADH जो है आपका कितनी एटीपीज बनाएगा? 2.5 एटीपी। और आपका दूसरा FADH2 जो है वो कितनी एटीपी बनाएगा? 1.5 एटीपी। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट वाज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि आगे हमने एनर्जी कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि मोस्ट एक्यूरेटली अगर कोई एग्जामिनर आपसे वाइवा में पूछता है एक NAD कितने एटीपी बना सकता है, तब आपने फौरन उनको कहना है कि 2.5 एटीपी। वो आपसे पूछ सकते हैं कि अगर ये जो होता है ना थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चन होता है, डिस्टिंक्शन वाले बच्चों से किए जाते हैं कि NADH 2.5 एटीपी क्यों बनाता है, आपने कहना है कि वो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अलॉन्ग मूव करता है तो 10 हाइड्रोजन आयंस को बाहर निकालता है, और जब आपके एटीपेज के जो कॉम्प्लेक्स 5 है उसमें से 4 हाइड्रोजन आयन गुजरते हैं तब एक एटीपी बनती है। ठीक है, अब इसके पास 10 हाइड्रोजन आयन है तो कितनी एटीपीज बना सकता है ये? 2.5 एटीपी। ये एग्जैक्ट पेट वैल्यूज हैं। ठीक है, आपकी बुक ने अप्रोक्सीमेशंस यूज की हुई है आगे एनर्जी कैलकुलेशंस में भी। ठीक है, आगे हम 80 ग्लूकोज की जब पढ़ेंगे एनर्जी कैलकुलेशंस, और सारी हर जगह उसने NADH वगैरह के लिए 3, NADH के लिए अप्रोक्सीमेशन उसने 3 एटीपीज की यूज की हुई है, और FADH के लिए 2 एटीपीज की यूज की है, जबकि इसके एग्जैक्ट एक्यूरेट वैल्यूज 2.5 और 1.5 है। ठीक है, यहाँ तक जो कॉन्सेप्ट में देना चाहती थी वो आपको क्लियर है?